एंड वेलकम अगेन। हम लोग प्रोटोजोआ की सीरीज़ को पढ़ रहे हैं और आज हम लोग ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस की बात करेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से एक है, खासकर बीएससी और एमएससी में। इसके अलावा नीट में 1-2 क्वेश्चन आते हैं, सीएसआईआर में प्रोटोजोआ से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, और पीजीटी और टीजीटी के लिए, खासकर पीजीटी के लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है प्रोटोजोआ पूरा का पूरा। उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन तो बनते ही हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। आप लोगों में से ट्रिपैनोसोमा का मतलब होता है आउगर बॉडी, है ना। ट्रिपैनोसोमा मीन्स सिंपली आउगर बॉडी। और ट्रिपैनोसोमा की बात करें तो ये वर्टिब्रेट के ब्लड्स में अपने आप को पैरासाइट के रूप में इस्टेब्लिश करते हैं। वैसे जो ट्रिपैनोसोमा है ये अलग अलग फॉर्म्स में पाया जाता है, अलग अलग तरीके से मिल सकता है। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस आर हाईली पैथोजेनिक, जो अभी हम गैम्बियंस स्पीसीज़ की बात कर रहे थे, लेकिन और भी कुछ पाए जाते हैं और ये अदर एनिमल्स में भी होते हैं, ह्यूमन के अलावा। अब हम बात कर लेते हैं इनके सिस्टमैटिक पोजीशन की। तो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है। सब फाइलम है सार्कोमेस्टिगोफोरा, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये मेस्टिगोफोरा जो होते हैं ये फ्लैजेलेटेड वाले होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, सार्कोमेस्टिगोफोरा, इसलिए सुपर क्लास मेस्टिगोफोरा है, बता दिया है कि फ्लैजेलेटेड होंगे। जू मेस्टिगोफोरा होगा, यानी काफ़ी अच्छे से ये चल फिर सकते हैं, मूवमेंट करेंगे। इन काइनेटोप्लास्टिडर से बिलोंग करता है, यानी काइनेटोप्लास्ट जरूर इनमें, इनके बॉडी के स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलेगा। लगभग ये नीचे की बेस की साइड में काइनेटोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। डिटेल स्ट्रक्चर अभी हम देख लेंगे। जीनस ट्रिपैनोसोमा स्पीसीज गैम्बियंस। तो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस को हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। गुड, ये तो इजी है, इंट्रोडक्शन है, आगे बढ़ते रहते हैं हम लोग। अब ट्रिपैनोसोम्स की बात करें तो ये 4 डिफरेंट फॉर्म्स में मिलते हैं। सो पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स ऑफ ट्रिपैनोसोम्स एटलीस्ट 4 तो मिलते ही हैं, जो आपको ABCD के फॉर्म में यहाँ पे दिख रहा है। अब हम ए वाले की पर्टिकुलरली बात कर लेते हैं। ए वाले को हम लिस्मेनियल या ए मैस्टिगोट कहते हैं। दिस वन इज लिस्मेनियल और ए मैस्टिगोट। दिस इज व्हाट round or oval form with a nucleus. You can see the nucleus here. Blepharoplast, so you see a blepharoplast also here, and kinetoplast, so you can see the kinetoplast. Sorry, this is nucleus. You can see the kinetoplast here. This is what kinetoplast. तो इसीलिए इसे को काइनेटोप्लास्टिडा में भी रखा गया है। फ्लैजेलम इसमें रिड्यूस्ड होगा, ठीक है, और अगर होगा भी तो फाइब्रिल लाइक होगा, एम्बेडेड इन साइटोप्लाज्म होगा। इसीलिए देख रहे हैं ये काफ़ी छोटा सा एरिया है यहाँ पे फ्लैजेलम का। इज इट क्लियर? गुड। अब बी वाले में चलते हैं। बी वाले को लेप्टोमोनाड टाइप कहा जाता है या प्रोमेस्टिगोट कहा जाता है। बी वाले को क्या कहते हैं? लेप्टोमोनाड और प्रोमेस्टिगोट। ये आप देख रहे हैं, इसके ए के कंपैरिजन में काफ़ी डेवलप है, मतलब इसका साइज़ क्या है, सिलेंड्रिकल हो चुका है, बॉडी इलोंगेटेड, न्यूक्लियस लार्ज एंड एंटेरियरली लोकेटेड ब्लेफेरोप्लास्ट। यहाँ पे जो ब्लेफेरोप्लास्ट है, ठीक है, काइनेटोप्लास्ट है, आप देख रहे हैं ये काइनेटोप्लास्ट है, और यहाँ पे यू कैन सी दिस इज ब्लेफेरोप्लास्ट। और ब्लेफेरोप्लास्ट से एक फ्री फ्लैजला निकला हुआ है, ठीक है। Flagellum is short but unattached. Okay. Now the third structure, that is C structure, is known as क्रिथीडियल फॉर्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्रिथीडियल का क्वेश्चन भी PCS में और PGT में पूछ चुका है पहले। तो क्रिथीडियल फॉर्म या इसी को एपीमेस्टिगोट कहते हैं। बॉडी इलोंगेटेड होगी, ब्लेफेरोप्लास्ट काइनेटोप्लास्ट, ये जो न्यूक्लियस है इसकी इमीडिएटली एंटीरियर साइड पे होते हैं, जबकि इसके पहले लेप्टोमोनाड में क्या होता था, ये न्यूक्लियस है, इसके इमीडिएटली ये दोनों स्ट्रक्चर नहीं होते थे। क्या होते थे? एकदम एग्जैक्टली एंटीरियर पोल के पास प्रेजेंट होते थे काइनेटोप्लास्ट और ब्लेफेरोप्लास्ट। हर एक फॉर्म में थोड़े थोड़े डिफरेंसेस आ रहे हैं, बहुत अच्छे से देखते रहिए
ताकि ये डिफरेंसेस आपको क्वेश्चन सॉल्व कराने में ईजी हो। लेकिन सी वाले स्ट्रक्चर यानी क्रिथिडियल से बहुत क्वेश्चन बनता है। तो क्रिथिडियल फॉर्म में क्या हो रहा है भाई कि ये जो न्यूक्लियस है इसकी इमीडिएटली एंटीरियर साइड यानी ऊपर की तरफ यहीं पे ब्लेफेरोप्लास्ट और काइनेटोप्लास्ट दोनों ही प्रेजेंट हैं। इज इट क्लियर? गुड, आगे बढ़ते हैं। तो अगर मेम्ब्रेन की बात करें तो अनकॉन्स्पिक्यूस हो जाता है और ये थोड़ा सा यही ट्रिपैनोसोमा की मैक्सिमम बॉडी जैसा हम देखना चाहते हैं ऐसा ही दिखता है। तो डी वाले को हम कहते हैं ट्रिपैनोसोमिड। इन दिस फोर्थ वन बॉडी इज इलोंगेटेड एज यू सी एंड स्लेंडर। कंपैरेटिवली आप देखते चलिए कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं, है ना, ए से डी की ओर। तो इलोंगेटेड है, स्लेंडर है। ब्लेफेरोप्लास्ट काइनेटोप्लास्ट अब कहाँ हैं? बेस पे हैं, नीचे की ओर है, पोस्टीरियर एंड। ये देखिए चेंज आ गया, बिल्कुल ये बिल्कुल से चेंज आ गया ना। तो यहाँ पे कहाँ है? पोस्टीरियर एंड पे। तो क्वेश्चन बन जा सकता है ना कि पोस्टीरियर एंड पे कहाँ ब्लेफेरोप्लास्ट और काइनेटोप्लास्ट किस फॉर्म में पाया जाता है? सो इट इज़ व्हाट ट्राइपोमैस्टिगोट में। इज इट क्लियर? या इसको आप ट्रिपैनोसोमिड भी कह सकते हैं। अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन होगा जो कि कॉन्स्पिक्यूअस होगा, वेव लाइक इस, और ये जो फ्लैजेला है ये इस तरह से जुड़ता है कि वेव लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन जो कि काफ़ी ठीक ठाक वेल डेवलप्ड होता है, लेकिन सी वाले स्ट्रक्चर में दैट इज क्रिथिडियल में ये वेल डेवलप नहीं होता है। तो ये हो गए बेसिक डिफरेंसेस हर एक फॉर्म में, और ये 4 फॉर्म देखने को मिलते ही हैं। ठीक है, इस स्लाइड में हम ये देख रहे हैं कि ये जो एक राउंड स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये क्या है? रेड ब्लड सेल है, ह्यूमन का ब्लड प्लाज्मा है, सॉरी। तो ब्लड प्लाज्मा के अंदर डिफरेंट फॉर्म के आपको ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस देखने को मिल जा रहे हैं। ये इंटरमीडिएट फॉर्म है। ये लाइफ साइकिल जब हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि इंटरमीडिएट फॉर्म क्या होता है। इसी तरह से ये लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म है, ये शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म है, ये तब। तो यहाँ पर डिफरेंट स्टेजेस आप देख रहे हैं, इसको याद रखेंगे क्योंकि अभी हम लाइफ साइकिल जब पढ़ेंगे तो ये सारे के सारे फिर से रिपीट होते हैं। वेक्टर की बात करें भाई, मैंने कहा था कि इसको ट्रांसफ़र करने वाले वेक्टर्स भी होते हैं। एक तो प्राइमरी होस्ट कौन है? ह्यूमन है। इसके बाद दूसरा होस्ट कौन होगा इसका? तो ये एक इनवर्टिब्रेट है, एक फ्लाई है, इसको हम कहते हैं सीसी फ्लाई। दिस इज़ व्हाट? सीसी फ्लाई। वो देखने में स्पेलिंग TSE है बट दिस इज़ व्हाट? सीसी फ्लाई। ग्लोसिना पैल्पेलिस, लेकिन केवल ग्लोसिना पैल्पेलिस ही इसको ट्रांसफ़र करेगा ऐसा नहीं है। ग्लोसिना की एक और स्पीसीज़ है वो भी ट्रांसफ़र करती है, लेकिन सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंट कौन देखने को मिलता है? ग्लोसिना पैल्पेलिस। ठीक है। द चीफ वेक्टर विच ट्रांसमिट्स द ट्रिपैनोसोम फ्रॉम मैन टू मैन, एक आदमी से दूसरे आदमी पे। अब मैन टू मैन का मतलब यहाँ पुरुष से नहीं है, मेल से नहीं है, ह्यूमन बींग से है। इज इट क्लियर? फ्रॉम मैन टू मैन इज द सीसी फ्लाई एंड दिस इज व्हाट? ग्लोसिना पैल्पेलिस। But Glossina tachinoides is also known to be transferring these plasmodium from man to man. Now we observe the structure of Trypanosoma gambians under the electron microscope. तो आपको देखने को मिलता है कि ये काफ़ी एडवांस स्ट्रक्चर बन चुका है, और कुछ इस तरह से जुड़ा होता है मेम्ब्रेन के साथ कि वेव लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे बना रहा, बहुत साफ सुथरा दिख रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में। अब यहाँ पे बात करें तो यू कैन सी दैट दिस इज़ व्हाट? DNA हियर नियर द काइनेटोप्लास्ट। अच्छे से समझ में आ रहा है? ये जो न्यूक्लियस है इसी में न्यूक्लियोलस है, पोर है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, मेम्ब्रेन है, और इसमें ग्रेन्यूल्स, साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स, गोल्जी बॉडी, इसमें क्रिस्टी है, मतलब ये माइटोकॉन्ड्रिया वाला स्ट्रक्चर है, ऐसा नहीं कि कंफ्यूज हो जाना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा बॉडी पे एक स्पेशल पेलिकल मेम्ब्रेन है भाई, इसीलिए ये प्लांट से अलग हो जाता है, और एनिमल्स में भी ये थोड़ा स्पेशल कैटेगरी का है। प्रोटोजोआ वैसे भी थोड़े से डिफरेंट कैरेक्टर शो करते हैं। पेलिकल है, नॉर्मल मेम्ब्रेन से ये डिफरेंट है क्योंकि इसकी कॉम्पोजिशन बिल्कुल अलग है। ठीक है।
और उसके ऊपर बॉडी होती है। यूग्लिना में भी ऐसे स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलते हैं मायोनिन टाइप के। तो यहाँ पे भी फाइबर्स आपको दिख रहे हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ पेलिकल। सो दिस इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। लाइफ साइकिल की ही बात करते हैं क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्वेश्चन सारे यहीं से बनने हैं। ट्रिपेनेटिक यानी इसको अपनी लाइफ में 2 होस्ट की ज़रूरत होगी। इसमें से एक तो डेफिनेटिव होस्ट होगा जो कि ह्यूमन बीइंग होगा, दूसरा सीसी फ्लाई होगा। द प्राइमरी और प्रिंसिपल और डेफिनेटिव होस्ट है ना, डेफिनेटिव होस्ट होगा। डेफिनेटिव होस्ट कौन होगा? ह्यूमन बीइंग यानी मैन की बात हो रही है। द इंटरमीडिएट होस्ट या वेक्टर जो होगा वो एक ब्लड सकिंग इंसेक्ट है। कौन? सीसी फ्लाई यानी जी पैल्पेलिस या उसकी दूसरी स्पीसीज भी हो सकती हैं। द मैमल्स लाइक एंटेलोप्स, पिग्स, बफेलोज ऑफन दे आर एक्ट एज रिजर्वायर होस्ट। अब ये रिजर्वायर होस्ट क्या भला है? रिजर्वायर होस्ट ऐसे एनिमल्स होते हैं जो टेम्पररी फेज के लिए थोड़े से यूज़ किए जाते हैं। दे आर द एनिमल्स विच इज़ यूटिलाइज्ड बाई द पैरासाइट एज व्हाट? एज टेम्पररी, ठीक है। इनको टेम्पररी फेज के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि हो सकता है डेफिनेटिव होस्ट वहाँ पे प्रेजेंट ना हो और इंटरमीडिएट भी देखने को ना मिल रहा हो। तो जब तक कि प्रिंसिपल होस्ट ना मिल जाए उस तक पहुँचने के लिए, ये अपने आप को सर्वाइव करने के लिए इन होस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं जिनको कि आप रिजर्वायर होस्ट कहते हैं। सबको नहीं करते, पर्टिकुलरली फिक्स हैं, कुछ होस्ट को ही ये यूज़ करते हैं। अब आइए हम साइकिल की बात करते हैं। अगर ह्यूमन बीइंग में हम लाइफ साइकिल की बात करें तो ह्यूमन बीइंग में उस मक्खी के बाइट की वजह से मेटासाइक्लिक फॉर्म ब्लड में पहुंचता है जो धीरे धीरे लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा? ये लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में कन्वर्ट होगा। नाउ यू कैन ऑब्जर्व ईजिली द लॉन्ग सिलेंडर। तो पीछे हमने जो ब्लड की स्लाइड देखी थी वो इसी पर्पज़ के लिए थी कि आपको याद रहे कि कौन कौन से फॉर्म कहाँ कहाँ पे पहुँचते हैं। लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म ग्रेजुअली डिवाइड्स, क्योंकि ये सबसे बेस्ट बना हुआ स्ट्रक्चर होता है और इसके पास पूरी कैपेसिटी होती है इजीली डिवाइड होने की, ठीक है। और ये डिवाइड होते ही रहते हैं इस प्लेन में और जल्दी जल्दी अपने नंबर्स को ये बढ़ाते रहते हैं। अब धीरे धीरे क्या होता है कि मल्टीप्लिकेशन की स्टेज में क्या होता है कि ये ब्लड में, प्लाज्मा में रहते हैं। ये याद रखने वाली है कि दे आर प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा। यहाँ भी आपको नोट में भी दिख रहा होगा कि दे आर प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा। वो रेड ब्लड सेल के अंदर नहीं होते हैं, जबकि बहुत सारे पैरासाइट क्या करते हैं, हमारे आरबीसी को कैप्चर कर लेते हैं। तो ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे कि ये ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। इन ह्यूमन ब्लड द मेटासाइक्लिक फॉर्म विच आर डिवॉइड ऑफ फ्री फ्लैजेलम बिकम ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लार्ज slender forms with flagella. Is it clear? These swims freely by beating of their free flagellum and the vibratile movement of the undulating membrane and multiplying actively by longitudinal binary fission. The multiplying trypanosome obtain energy by anaerobic respiration. तो इसलिए इनको एटीपी की सप्लाई कम होती है भाई। एरोबिक होता है तो ज़्यादा मिलता है, लेकिन ये ब्लड प्लाज्मा में है, वहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई भी बहुत मिनिमम होगी, बहुत कम होगी, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगे। लेकिन एक लिमिटेशन होगी, जब नंबर बढ़ेगा तो क्या होगा, यहाँ लिमिटेशन भी होगा और जो लिमिटेशन होगा उसमें प्रॉब्लम होगा तो ये फिर इंटरमीडिएट फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, यानी अब अपनी साइज़ को रिड्यूस करते हैं, मेटामॉर्फोसिस वाली कंडीशन में आते हैं। व्हेन द एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज सीजेस, यानी अब तो ग्लूकोज की सप्लाई बंद होती है ड्यू टू एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड इन द ब्लड। एंटीबॉडी बनेंगे तो क्या होगा कि ग्लूकोज की सप्लाई बंद होगी। द ग्लाइकोलाइसिस इज नाउ व्हाट हैम्पर्ड एंड द ट्रिपैनोसोम्स स्टॉप मल्टीप्लाइंग। तो फिर अब इनको चेंज होना ही पड़ेगा, अब ये इनकी मजबूरी है।
तो चेंज जब होते हैं शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। इंटरमीडिएट से होते हुए किस फॉर्म में आ गए, ये शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। ये समझ में आ गया। द इंटरमीडिएट एज वेल एज शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म, ये दोनों की बात हो रही है। द इंटरमीडिएट एज वेल एज शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म्स डिपेंड ऑन देयर एनर्जी सप्लाई, ठीक है, अपॉन द एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड। लेकिन क्या है कि शॉर्ट स्टम्पी वाले की अगर हम स्पेशली बात करें तो ये ज़्यादा दिनों तो फीड करवर पाता नहीं है ना। इसलिए अगर ये ट्रांसफ़र नहीं हो गया किसमें, फिर से मक्खी में, तो इसकी डेथ हो जाती है। सो इट विल डाई इफ़ कैन नॉट ट्रांसफर्ड इनटू द सीसी फ्लाई। ये समझ में आ रहा है। अब लेकिन अब ये अगर मर ही जाता है तो हमें बीमारी कैसे होती है, समस्या तो यही है। अगर ये मर गया तो हम बीमार कैसे होंगे, यही तो समझने वाली बात है। असल में यहाँ पे रीलैप्स ऑफ इन्फेक्शन वाली प्रोसेस स्टार्ट होती है। क्या है कि ये डिवाइड हुए, फिर ग्लूकोज की कमी हुई, धीरे धीरे इंटरमीडिएट और स्टम्पी फॉर्म में ये चेंज होते चले गए। एक नॉर्मल प्रोसेस यही है। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो इस स्टेप को एस्केप करते हैं और वो फिर से सिलेंड्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट होकर फिर से रेडी हो जाते हैं डिवाइड होने के लिए। सो ये जो अनअल्टर्ड फॉर्म है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन में ना जा कर के क्या है, ये एंटीजन के साथ ब्लड के साथ बाई होस्ट में आ जाती हैं। तो अभी क्या है कि ये फिर से बार बार डिवाइड होते हैं, नंबर बढ़ाते रहते हैं और इस तरह से ये रीलैप्स वाली प्रोसेस में आते हैं, यानी फिर से अपने आप को इस्टेब्लिश कर लेते हैं और इन्हीं से हमको इन्फेक्शन फिर से होती है। ये तो समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। अब अगर यहाँ पे सीसी फ्लाई ने बाइट किया तो उनकी बॉडी में कौन सा स्ट्रक्चर ट्रांसफ़र हो रहा है, शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म। कौन सा फॉर्म, शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म ट्रांसफ़र हो रहा है। शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म लॉन्ग सिलेंड्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दो जगह साइकिल कंप्लीट होगी, एक तो मिड गट में होगी, यानी शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म जो जाएगा वो कहाँ जाएगा, मिड गट में जाएगा। और जब सिलेंड्रिकल फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाते हैं, लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो फिर ये सलाइवरी ग्लैंड में मूव कर जाती हैं। तो ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि सीसी फ्लाई में दो जगह ये साइकिल कंप्लीट हो रही है, एक मिड गट में और दूसरा सलाइवरी ग्लैंड में। So when CC fly sucks the blood of an infected person, it also takes in short stumpy form, ठीक है। और मिड गट में डेवलपमेंट की बात करें, फर्दर डेवलपमेंट प्रोसीड इन द इंसेक्ट्स मिड गट, जो कि यहाँ पे होगा विद इन पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन। तो पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन में ही ये सारे डेवलपमेंट होने शुरू करते हैं। द एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस इज रिलेटेड टू द माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेशन ऑफ द पायरुविक एसिड। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में आपने देखा बड़ा सा एक माइटोकॉन्ड्रिया भी यहाँ प्रेजेंट होता है। इज इट क्लियर। अब क्या होता है कि जब ये लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म बन जाता है तो ये मिड गट में रह नहीं पाता, तो ये सलाइवरी ग्लैंड की ओर मूव करना शुरू करता है। द लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म्स मेक देयर वे इनटू द सलाइवरी ग्लैंड्स वाया ईसोफेगस एंड माउथ पार्ट्स ऑफ द इंसेक्ट। हियर गोज इनटू व्हाट, क्रिथीडियल फॉर्म। ये याद रखना है कि क्रिथीडियल फॉर्म बनता कहाँ है भैया, सलाइवरी ग्लैंड में। ये बहुत अच्छे से याद रखिए, क्रिथीडियल फॉर्म कहाँ बना, सलाइवरी ग्लैंड में। इज इट क्लियर। इससे बहुत सारे भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। मैं आपको मल्टीपल चॉइस 10-15 मल्टीपल चॉइस भी दूंगा लास्ट में, तो उसको आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे। ये समझ में आ गया। क्रिथीडियल फॉर्म फिर डिवाइड करता है और स्मॉल मेटासाइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि धीरे धीरे जब इनके नंबर बढ़ते हैं तो इनको ज़रूरत पड़ती है फूड की, तो ये अपने आप को कम से कम फूड यूज़ करते हुए फिर से मॉडिफाई कर लेते हैं और किस फॉर्म में आ जाते हैं, मेटासाइक्लिक फॉर्म में। अब ये रेडी हैं इन्फेक्शन करने के लिए। जैसे ही ये सीसी फ्लाई किसी हेल्दी ह्यूमन को सक करेगी, उसके ब्लड को सक करेगी और फिर से ये क्या हो जाएगा भाई साहब, ट्रांसफ़र हो जाएगा ह्यूमन के ब्लड में और इस तरह से डिजीज़ फिर आगे बढ़ेगी।
अब अगर स्लीपिंग सिकनेस की ही बात कर लें तो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस कॉज द डिजीज़ ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। इसको अच्छे से याद कर लीजिए, वेस्ट अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, या इसको गैम्बियन ट्रिपैनोसोमियासिस इन मैन कहा जाता है, बट इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द एंसेफेलाइटिस। ये क्या है, अमेरिकन डिजीज़ है। इट इज़ कॉल्ड अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस विच इज़ कॉज्ड बाय फिल्टरेबल वायरस। अब ये डिफरेंट टाइप की स्पीसीज जैसे ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस कहाँ पाया जाता है, सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीका में पाया जाता है। और ये इस जो प्राइमरी होस्ट कौन है, तो ये प्राइमरी होस्ट हैं। डिजीज़ कौन सी है, और ट्रांसमिटेड बाय ब्लड सकिंग सीसी, ठीक है, जी पैल्पेलिस बाई सीसी फ्लाई यानी जी पैल्पेलिस। इसी तरह से ऊपर से नीचे लगभग 13 आपको स्पीसीज दी हुई हैं, जिसमें से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे टी गैम्बियंस, टी क्रूजाई हो गया, टी इवन साई हो गया। तो कम से कम इतना जो ये 3 है ना, इनको तो आप एकदम रट लेंगे। इसके अलावा अगर 13 के 13 देख पाएँ एक बार तो बहुत अच्छा है। और इनमें तीनों में देखना क्या होता है आपको कि ये कहाँ पाया जाता है, किस कॉन्टिनेंट में, और इसका प्राइमरी होस्ट क्या होता है, डिजीज़ कौन सी होती है, और फिर क्या बोलते हैं ये इसका ट्रांसमिशन कौन करता है, यानी इसका वेक्टर कौन होता है। जैसे ये सूरा है ना, तो सूरा क्या है, सूरा वगैरह जापान में ये डिजीज़ होती है, वहाँ पे बोला जाता है। इस चार्ट को जरूर एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं क्या कि एन रेगुलर रिकरेंट फीवर इज़ द फर्स्ट सिम्टम ऑफ द डिजीज़। हम सिम्टम की बात कर रहे हैं, ये सिम्टम्स एंड पैथोजेनेसिस का पार्ट है। इसको आप समझ लीजिए कि कैसे सिम्टम्स हमको दिखते हैं। अदर सिम्टम्स विच फॉलो आर weakness, loss of weight, anemia, increase in the pulse rate and severe headache. In due course of the time, what the patient falls asleep, उसको नींद ही आती रहती है हमेशा, first at regular intervals, then lies prostrate in coma, हमेशा धीरे। और ये कंडीशन कितनी खतरनाक है, ये कोमा तक ले जाती है, और अगर इसकी सही से इलाज ना होती है तो क्या, डेथ इज़ द अल्टीमेट फेट। वैसे भी इसका भी ढंग से कोई इलाज है नहीं। डायग्नोसिस की बात करें तो लेबोरेटरी में ट्रिपैनोसोम्स को ब्लड, जो फ्रेश ब्लड है उसको स्टेन करके हम पता लगा सकते हैं। वह भी हमने ब्लड की स्लाइड देखी भी थी, तो उसमें आपको ईजीली ट्रिपैनोसोमा के डिफरेंट स्टेजेस एक साथ ऑब्जर्व करने को मिल जाएंगे। इन स्लीपिंग सिकनेस स्टेज एग्जामिनेशन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, क्योंकि ये तब तक कहाँ पहुँच जाते हैं, हमारे ब्रेन में, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में पहुँच जाते हैं, ठीक है, हमारे नर्वस सिस्टम तक पहुँच जाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की एग्जामिनेशन करेंगे, और इससे क्या होगा कि एक्सेक्ट पता चल जाएगा कि हमको स्लीपिंग सिकनेस की ही प्रॉब्लम है या नहीं। ट्रीटमेंट की बात करें तो बहुत सारे ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं मार्केट में, लेकिन समस्या यही है कि अर्ली स्टेज में पता चले तो ठीक, बाद में पता चले तो फिर मुश्किल है। सुरामिन, सोडियम, बेयर 205, एडॉक्साइल, इसी तरह से ट्रेपरसामाइड, ठीक है, ये ब्यूटारिक एसिड, जर्मेनिन, पेंटामिडीन, ओरासिन, तो इस तरह से बहुत सारे फ़िलहाल तो ड्रग्स अवेलेबल हैं जिसका यूज़ किया जा सकता है, बट अर्ली स्टेज में, लेटर स्टेज में नहीं। नो वन शुड बिगिन ट्रीटमेंट फॉर स्लीपिंग सिकनेस अंटिल द डायग्नोसिस हैज़ बीन कन्फर्म्ड, वरना इसके दुष्परिणाम तो होंगे ही भाई। नेक्स्ट, मल्टीपल चॉइसेस मैंने कहा था मैं आपको दे दूंगा, तो अभी आप पॉज कर करके देख लेना और इसके आंसर आपको मिल जाएंगे। जिसके आंसर नहीं मिलते हैं मुझसे पूछिए, मैं फ्रिक्वेंटली आपको आंसर दे दूंगा। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हम लोग